मेडिकल स्टोर से जाके आप स्टेरॉइडल आई ड्रॉप्स ले आते हैं। पेशेंट को स्टेरॉइड्स के यूज़ से कैटरेक्ट जल्दी हो सकता है, ग्लोकोमा हो जाता है और अगर आँख में कोई भी डिफेक्ट है तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। जो ऑफिस वर्कर्स हैं जिनका दिन भर स्क्रीन का काम है, हाँ जी। तो कोई ऐसी हैबिट है जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए? तो फिर उन लोगों को 20-20 रूल फॉलो करना चाहिए। ब्लू कट लेंसेज लगाने से आंख पूरी तरह सेफ हो जाती है, ये मिथ है कि फैक्ट? अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो चश्मे की जगह कॉन्टैक्ट लेंस प्रेफर करते हैं, तो उस केस में क्या ये हमारी आंखों के लिए सही होता है? तो अभी मेरे पास एक ब्राइड आई थी जिन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया था। कहीं पे पार्लर में उनको लगाया गया था और शादी के बाद तुरंत लोगों को कोई डिस्कम्फर्ट होता है तो वो बता भी नहीं सकते हैं 1-2 दिन। तो उनको डिस्कम्फर्ट हुआ और 3-4 दिन उन्होंने इस चीज़ को हाइड कर दिया। तो आप समझिए कि 4 दिन बाद जब पेशेंट आई है तो उसकी पूरी कॉर्निया मेल्ट थी और हमें इमीडिएटली ट्रांसप्लांट के लिए सोचना पड़ा। और कैटरैक्ट के बारे में लोगों का बिलीफ ऐसा है कि वो जब पक जाए तभी उसका ऑपरेशन कराना सही होता है, तो क्या ये सही है? ऐसा करना चाहिए? जब भी आपका कैटरेक्ट ज़्यादा पका हुआ है, आपने ज़्यादा पकाया, तो उसमें कभी भी आपको कुछ भी सफ़र करना पड़ सकता है। अगर कोई पेशेंट फाइनेंशियली कमज़ोर है और वो अपनी आँखों का इलाज नहीं करा सकता है, तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना चल रही है जिसके अंदर वो जा सकता है? हाँ जी, अभी तो हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा दीक्षित, जो इस समय दीप आई केयर कानपुर और मीना देवी आई केयर कानपुर में सर्विस दे रही हैं। वो एक एस्टीम्ड आई सर्जन है और उनके पास 11 साल का एक्सपीरियंस है। मैम फेको, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी में स्पेशलाइज्ड हैं और एडवांस आई केयर ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को बेस्ट पॉसिबल विजन केयर प्रोवाइड कर रही हैं। आज हम उनसे बात करेंगे आई हेल्थ, मॉडर्न आई सर्जरीज और उनकी एस्पायरिंग मेडिकल जर्नी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर नेहा दीक्षित। हेलो मैम। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज के टाइम में आई हेल्थ को लेकर के सबसे बड़ी कंसर्न क्या है? आज के टाइम में आई हेल्थ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल आई स्ट्रेन। एक्चुअली में पहले के टाइम पे आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुआ करती थी। आजकल के टाइम में हम लोग सुबह उठते हैं, फ़ोन पे हमारा सारा वर्क रहता है, रात को सोने तक हमारा स्क्रीन पे ही वर्क रहता है। तो डिजिटल आई स्ट्रेन जो है आजकल के समय में बहुत ही कॉमन, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है इससे। अक्सर पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं जिनको वर्निंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन और ब्लरिंग ऑफ विज़न होता है। एक्चुअली उनको सिर्फ ड्राई आई डिज़ीज़ या फिर मोबाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके कारण ही उनको ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैम, जैसा कि आप डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में कह रही हैं, तो इनसे होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, ये परमानेंट डैमेज है या फिर एक टेम्पररी डिस्कम्फर्ट है? नहीं, इससे कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है, इससे ड्राइनेस बढ़ जाती है। नॉर्मली जो आँखें होती हैं वो 15 टू 20 टाइम्स पर मिनट ब्लिंक करती हैं। जब हम मोबाइल लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमारी ब्लिंकिंग कम हो जाती है, हम ब्लिंकिंग को रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि हम लोग अपने वर्क पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं। तो इसके कारण जो होता है ड्राइनेस ज़्यादा होती है और बाकी कोई परमानेंट ऐसे डैमेज नहीं होता है। और ये बिल्कुल गलत है कि परमानेंट डैमेज होगा, और जो भी होगा वो टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट हमारा बढ़ा देता है। बस इन डिवाइसेस को कम से कम यूज़ करना चाहिए। बस बच्चों में क्या होता है कि नियर विज़न का मोबाइल लैपटॉप पे वो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो नियर विज़न में उनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उनको डिस्टेंस का विज़न कम हो जाता है और मायोपिया का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है जो हमारा नियर वर्क की वजह से बढ़ रहा है। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को कितनी बार आई चेकअप कराना चाहिए 1 महीने में? 1 महीने में ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉर्मल हैं, आपका सब कुछ हेल्दी है, तो आपको 1 महीने में चेकअप नहीं कराना है। हम लोग बोलते हैं एवरी 6 मंथ्स आपको चेकअप कराना है या 1 ईयर में 1 बार करा लें। जैसे आप रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसी तरह से आप आँखों की भी हैबिट बना लें कि आपको आँखों का भी एक चेकअप कराना है। बच्चों में ख़ासकर ये रहता है कि बच्चे जिनको चश्मा लग रहा है, उनको एवरी 6 मंथ्स में चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की अभी ग्रोइंग एज होती है, तो बच्चों को चश्मे का नंबर बढ़ता है। अगर उनके चश्मे का नंबर बढ़ रहा है और हम उनको वो चश्मा नहीं दे रहे हैं, तो उनको वो विज़न कम रहेगा, उनका विज़न फिर बढ़ेगा नहीं। वो पे बच्चे एम्ब्लायपिया में जा सकते हैं। तो नॉर्मल एज जो होती है हम लोग 5 टू 9 ईयर्स तक ही ये एम्ब्लायपिया करेक्शन ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो हम लोग को उस ईयर में स्पेशली ध्यान देना है कि उस ईयर में बच्चों का जो चश्मे का नंबर है, अगर वो बदल रहा है जनरली, तो हम उनको चश्मा उस नंबर का प्रोवाइड कराएँ, ताकि वो कंप्लीट देखें और वो एम्ब्लायपिया जैसी प्रॉब्लम में लैंड ना करें।
मैम जैसा कि आपने बताया कि अभी आजकल बच्चों में मायोपिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कोई पर्टिकुलर रीज़न जिसकी वजह से ये ज़्यादा बढ़ रहा है? हाँ, बच्चे बहुत कम आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी जा पा रहे हैं। बच्चों के पास इतना बर्डन है, स्कूल से आने के बाद उनको ट्यूशन जाना है, फिर उनका ज़्यादातर वर्क जो है मोबाइल, लैपटॉप पे हो रहा है। तो बच्चों की जो आउटडोर एक्टिविटी है, जो उनके हॉर्मोन्स एक्सरसाइज़ और जो कि प्लेइंग से जो उनके निकलते हैं, वो सीक्रेट नहीं हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंडोर एक्टिविटी और नियर वर्क है। तो जिसके कारण से उनको नियर का एक्टिविटी अत्यधिक होने के कारण उनको चश्मे का नंबर आ रहा है। तो अभी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ सालों में हमारी 50% पॉपुलेशन जो है वो मायोपिया से अफेक्टेड हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ओपीडी में केसेस आते हैं, छोटे-छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है। हम लोग का एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, मीना देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। हाँ, ये औरैया में है। हम लोग वहाँ पे मीना देवी आई एंड हेल्थ केयर में इसके थ्रू काफ़ी बच्चों की पीडियाट्रिक स्क्रीनिंग कर रहे हैं स्कूल्स में जाके। हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारी टीम जाती है और बच्चों की स्क्रीनिंग करती है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब हमारी टीम उनको बोलती है कि आपके बच्चे को दूर का नहीं दिख रहा है, हम उनको पेपर बना के घर पे भेजते हैं कि आपके बच्चे को दूरी का नहीं दिख रहा है, आपको हॉस्पिटल में आके डिटेल्ड स्क्रीनिंग चेकअप की ज़रूरत है। जबकि उनसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करते हैं। उसमें बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए हम लोग कोई चार्जेस भी नहीं लेते हैं। पेरेंट्स को जाता है पेपर, तो पेरेंट्स फ़ोन करते हैं और पूछते हैं हमारे बच्चे को इतनी जल्दी चश्मे का नंबर कैसे हो सकता है? हमारे बच्चे को सब कुछ दिख रहा है। स्कूल में टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे को पीछे से नहीं दिख रहा है, तो पेरेंट्स उनको बोलते हैं उनको आगे बिठा दीजिए। तो आप डिस्टेंस कम कर देंगे तो बच्चा देख लेगा। कुछ बच्चों को इतनी हद तक समस्या है कि वो डिस्टेंस कम करने पे फ्रंट रो में बैठने से भी नहीं देख पा रहे। स्टिल पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दिस कि उनके बच्चों में चश्मे का नंबर है। उनका कंसर्न रहता है कि चश्मा लगा देंगे तो चश्मा परमानेंट हो जाएगा, चश्मा कभी हटेगा नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चश्मा लगाने से चश्मा आपका हटता नहीं है, ये बात ठीक है। चश्मे का नंबर है तो चश्मा लगाना ज़रूरी है। जब बच्चा आपका बड़ा हो जाता है 20 ईयर्स का हो जाता है, जब चश्मे का नंबर स्टेबल हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए सर्जरीज़ होती हैं, उनके थ्रू चश्मा हट सकता है। लेकिन अगर आप अभी चश्मा नहीं लगाएँगे, तो बच्चे का विज़न कम हो जाएगा। आपका बच्चा एम्ब्लायपिया हो जाएगा। एम्ब्लायपिक बच्चों को आगे बहुत सारी समस्या आती है। जब बच्चे 18-19 साल के हो जाते हैं, जब कोई एग्ज़ाम देते हैं, कोई पुलिस का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहा है, वहाँ पे उनका टेस्ट हो रहा है, तब जाके उन्हें पता चल रहा है कि उनको एक आँख से दिख ही नहीं रहा है। तो वो हमारे पास अपना कंसर्न लेके आते हैं कि मैडम इस आँख में कुछ हो सकता है क्या? तब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो बच्चा 19-20 इयर्स पे हमारे पास आएगा कि इस आँख में अब कुछ हो सकता है क्या? इस आँख में विज़न नहीं है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यही कंसर्न हमारा जब रहता है कि जब बच्चा आपका छोटा है, 5-6 इयर्स का है, फर्स्ट सेकंड क्लास में है, हम लोग की टीम आके आपका विज़न कर रही है बच्चे का, बच्चे को हम लोग बता रहे हैं कि उसको तकलीफ़ है, तो आप उस चीज़ को सीरियसली लीजिए और उस अपने बच्चे की बात को सुनिए और आप खुद आके अपनी आँखों से देखिए कि जो आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पे, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप उसको ग्लासेस दिलवाइए। इट इज़ वेरी नेसेसरी और मैं तो कहूँगी कि हर बच्चे को एक प्रॉपर एज पे चश्मा लगना ही चाहिए। अगर उसको चश्मे का नंबर है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अगर आप इसको अवॉइड कर रहे हैं, तो आप उनके आगे फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैम जैसा कि आपने बताया कि बच्चों में ये जो मायोपिया की प्रॉब्लम है, ये सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बढ़ रही है। हाँ जी। तो एक सेफ स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए बच्चों के लिए भी और अडल्ट्स के लिए भी? जितना नीड हो उतना आप यूज़ करें। जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, जहाँ जितना नीड है उतना यूज़ करें। आप जो भी गेमिंग वगैरह की ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अवॉइड करें, है ना? जब भी आपका बच्चा यूज़ कर रहा है तो उनको प्रॉपर ब्रेक लेने बोलें कि हर 20 मिनट्स पे वो एक ब्रेक लें। उसके बाद जो भी जितना ज़रूरी है 20-40 मिनट, 60 मिनट जितना ज़रूरी है, जो नीड है उनके एकेडमिक्स के लिए उतना ही वो आप उसको देखें। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं, वो हमारे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, हम लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चा कहीं न कहीं एंगेज होगा। तो बच्चों को पार्क में ले जाएँ, बच्चों को कम से कम 2 घंटे खेलना बहुत ज़रूरी है। बच्चे कम से कम 2 घंटे बाहर आउटडोर एक्टिविटी करें, बच्चे 8 से 9 घंटे सोएँ, बच्चों का डाइट अच्छा रहे, बच्चों को फ़ास्ट फूड वगैरह की आदत ना डालें, बच्चों की डाइट बहुत अच्छी रहे। ठीक है? तो इन सब एक्टिविटीज़ से आप बच्चों को चश्मे के नंबर से बचा सकते हैं। और जो ऐसे अडल्ट्स हैं, जो ऑफ़िस वर्कर्स हैं, जिनका दिन भर स्क्रीन का काम हाँ है, तो जी। कोई ऐसी हैबिट है जो उन्हें फ़ॉलो करनी चाहिए? हाँ जी, अगर वो बहुत ज़्यादा उनको स्क्रीन का वर्क है, तो फिर उन लोगों को 20-20 रूल फ़ॉलो करना चाहिए और वो एक नॉर्मल लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, कार्बोक्सिमेथाइल सेलुलोज़ ड्रॉप्स जो होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं।
और बस ब्लिंक करना है आपको। ब्लिंक करना अवॉइड नहीं करना है, ठीक है? हर 20 मिनट्स पे आपको एक ब्रेक लेना है और आपको ब्लिंक ज़रूर करना है। ऐसा कहते हैं कि आँखों की जाँच कराने से बहुत सारी अलग जो बीमारियाँ हैं, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इसका हम पता लगा सकते हैं। तो क्या ये सच है, ऐसा किया जा सकता है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपके किसी किसी पेशेंट बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं ओपीडी में, जिनको ये पता ही नहीं है कि वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। जब हमारे पास वो चेकअप के लिए आते हैं कि उनका विज़न कम है, तो उन्हें लग रहा होता है कि उन्हें मोतियाबिंद हो गया है, इसके कारण उनका विज़न कम है। तो जब उनको हम दवा डाल के डायलेट करके उनका फंडस देखते हैं, तो हमें उसमें दिखता है कि ये तो पूरे डायबिटिक रेटिनोपैथी के सिम्स हैं। तो हम उनको बताते हैं कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या आपका कैटरेक्ट जो है, वो डायबिटीज़ के टाइप का लग रहा है। तो आप एक अपना शुगर का टेस्ट ज़रूर कराइए। तो जब वो शुगर का टेस्ट कराते हैं, तो उनको शुगर में मिलता है उनका शुगर का प्रॉब्लम, उनका शुगर बढ़ा हुआ रहता है। तो हमें बीपी में भी यही होता है, बीपी में ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, तो ब्लीड हो जाता है रेटिना पे। तो इस ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम जब बताते हैं कि आपके रेटिना में ये प्रॉब्लम है, तो आपको बीपी शुगर का टेस्ट कराना है, तो तब वो डायग्नोज़ होते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि आपको आँख के चेकअप से पता चलता है। कई बार पेशेंट्स को नहीं पता होता है, रूटीन चेकअप नहीं कराते हैं लोग। अच्छा, एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली मार्केट में चल रही है एंड दैट इज़ ब्लू लाइट लेंसेज़ या ब्लू लाइट ग्लासेस। हाँ जी। तो ये एक्चुअली कोई चीज़, मतलब ये फ़ंक्शन करता है या फिर ये कुछ मार्केटिंग गिमिक है? आजकल ये टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग में है कि ब्लू कट ग्लासेस पहनने से आपको रिलीफ मिलता है। तो ब्लू कट ग्लासेस पहनने से कुछ आपको ग्लेयर में रिडक्शन हो सकता है और कुछ कंफर्ट फ़ील हो सकता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप ब्लू कट ग्लासेस पहन के 10 घंटे स्क्रीन चला सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब स्क्रीन टाइम अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल को आपको नहीं फ़ॉलो करना है, भले ही आप ब्लू कट ग्लासेस पहन रहे हैं या कितने भी कॉस्टली ग्लासेस आप पहन रहे हैं। असली तो प्रोटेक्शन तभी है जब आप प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर स्क्रीन ब्रेक्स लें और कंट्रोल्ड स्क्रीन टाइम आप अपना रखें और प्रॉपर पोस्चर में आप यूज़ करें। तो सबसे पहली चीज़ है कि जैसे आजकल बहुत कॉमन है कि लोग रात में अंधेरे में अपना फ़ोन चलाते हैं। तो वो चलाने से सही में आँखें ख़राब हो जाती हैं? रात में मोबाइल चलाने से परमानेंट डैमेज नहीं होता है, लेकिन डिस्कम्फर्ट ज़रूर होता है। एक्चुअली मेन इफ़ेक्ट तो स्लीप साइकिल पे भी पड़ता है कि आपका मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन डिस्टर्ब होता है। तो आप जब भी रात में अगर कभी फ़ोन यूज़ करना है, तो ब्राइटनेस कम रखें और आस-पास थोड़ी-सी लाइट रखें। तो इससे आपकी आँखों पे थोड़ा कम इफ़ेक्ट पड़ेगा। और ड्राई आइज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। तो हाँ कोई जी। स्पेसिफ़िक रीज़न कि क्यों आजकल ऐसा हो रहा है? बेसिकली आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। हर काम हमें लैपटॉप, मोबाइल पे करना है, तो इसी कारण से ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है। तो बेसिकली इसको अवॉइड करने के लिए आपको 20-20 रूल फ़ॉलो करना है और लुब्रिकेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी डॉक्टर की सलाह से आप नॉर्मल लुब्रिकेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफ़िशियल टीयर्स जिनको बोलते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। कोई स्टेरॉइडल आई ड्रॉप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको ड्राइनेस के लिए। इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे लोगों को कुछ डिस्कम्फ़र्ट होता है, तो वो खुद से जाके मेडिकल स्टोर से कोई आई ड्रॉप खरीद के ले आ सकते हाँ हैं। जी। तो ये डेंजरस होता है उनके लिए लेना या फिर ठीक है, लिया जा सकता है? नहीं, आपको जब भी कोई मेडिसिन आँख में डालनी है, कि आँखें बहुत ही प्रीशियस हैं, आपकी आँखों के बिना कुछ भी संभव है, ठीक है? तो मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आपको आइज़ में कुछ भी यूज़ करना है, तो आप हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। मेडिकल स्टोर से जाके आप स्टेरॉइडल आई ड्रॉप्स ले आते हैं और पेशेंट्स यूज़ करते हैं, तो इनसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पेशेंट को स्टेरॉइड्स के यूज़ से कैटरेक्ट जल्दी हो सकता है, ग्लोकोमा हो जाता है और अगर आँख में कोई भी डिफेक्ट है, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है और इन्फेक्शन बहुत ही सीवियर हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो डिटोरिएट हो जाते हैं। स्टेरॉइडल आई ड्रॉप्स अगर कोई भी इन्फेक्शन है, उसको बहुत ही फुलमिनेंट स्टेज में पहुँचा देते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी ड्रॉप आँख में बिना डॉक्टर के परमिशन के नहीं यूज़ करनी है। और अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसको बार-बार आँखों में इन्फेक्शन होता है, तो ये किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है या फिर ये बस सीज़नल चेंजेस की वजह से हो सकता नहीं, है? आँख में अगर कुछ भी आपको रेगुलरली हो रहा है, कोई चीज़ भी है वो साइक्लिकली बार-बार हो रही है, तो आपको एक बार अपना बॉडी चेकअप ज़रूर कराना है। आप डॉक्टर के पास जब जाएँगे तो वो लोग आपको आई डॉक्टर आपको लिख के देंगे जो भी आपको टेस्ट कराने हैं। वो किसी न किसी हिडन बीमारी का भी साइन हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है और कोई भी डिज़ीज़ हो सकती है। कुछ बॉडी की इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ होती हैं जो यूवेटिस जैसी प्रॉब्लम करती हैं, जिनके रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं।
तो जब आप जाएँगे तभी आपको आपको आई डिज़ीज़ पता चलेगी, उसी के बेसिस पे आपको टेस्ट लिखे जाएँगे। फिर उन टेस्ट को आप कराने से आपको अपनी बॉडी की बीमारी का पता चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर कुछ भी रिकरेंट हो रहा है, बार-बार हो रहा है, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप जाके एक बार चेकअप ज़रूर करा लें। और जब लोग सुबह उठते हैं तो जनरली उनकी आँखों में एक डिस्चार्ज होता है। तो वो नॉर्मल होता है या फिर वो भी किसी इन्फेक्शन का इंडिकेशन नहीं, है? हल्का डिस्चार्ज है तो इट्स ओके। सुबह रात को हम लोग सो जाते हैं तो बॉडी के सारे सीक्रेशंस जो होते हैं वो एक्युमुलेट हो जाते हैं। हुँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होना तो नॉर्मल है। लेकिन अगर कभी भी मेटिंग ऑफ आईलैशेस है, आँखें रेड है या वाटरिंग ज़्यादा हो रही है, तो आपको आई इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। और मैम अगर कोई स्मोकिंग करता है या ड्रिंकिंग करता है तो इसका भी आई पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? हाँ जी, स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस है। स्मोकिंग हमारे लंग के लिए नहीं डेंजरस है, स्मोकिंग हमारी आइज़ के लिए भी बहुत डेंजरस है। स्मोकिंग से हमारी आइज़ में, रेटिना में, ब्लड वेसल्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है और हमें एज रिलेटेड डिजनरेशन जैसी चीज़ें होती हैं, वो भी बढ़ सकती हैं और बहुत सारी डिजीज़ बढ़ सकती है स्मोकिंग करने से। तो आपको ये सब बैड हैबिट्स जो होती हैं, वो कहीं न कहीं हर बॉडी के हर अंग को इफ़ेक्ट कर रही है। और जैसे अभी सीज़न चेंज हो रहा है, हाँ जी। तो सीज़न चेंज के हिसाब से क्या ऐसा केयर है आई की जो हमें बदलते रहना चाहिए कि अभी गर्मी है तो उस हिसाब से हमें चेंज कर देना चाहिए चीज़ों को, कुछ ऐसा है? जैसे रेनी सीज़न जब आता है तो कंजक्टिवाइटिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे आपको स्पेशली ध्यान देना है कि कुछ भी चीज़ छू के आप अपने हाथों को आँख पे ना लगाएँ, तो इन्फेक्शन का बढ़ जाता है। और अगर घर में किसी को भी इन्फेक्शन है तो उनके टॉवल्स वगैरह अलग कर दें और आप उनसे थोड़ा आइसोलेटेड रहें। जो भी दूसरा व्यक्ति इन्फेक्टेड है उसकी चीज़ों को ना यूज़ करें। नहीं तो एक-एक फैमिली में सारे मेंबर्स को कंजक्टिवाइटिस लेके पेशेंट्स आते हैं। हमारे पास पूरी-पूरी फैमिली आती है, स्पेशली रेनी सीज़न्स में। अभी रेनी सीज़न से स्टार्ट होगा, तो पूरी-पूरी फैमिली आती है कि उनको सबको कंजक्टिवाइटिस हो गया। हुँ। तो आप थोड़ा प्रिकॉशन रखेंगे तो बच भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फैमिली में किसी एक को हुआ है तो सबको होना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक बिलीफ है लोगों का कि चश्मा लगाने से उनकी आँखों की जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो इज़ इट अ मिथ और अ फैक्ट? ये बिल्कुल गलत है। चश्मा लगाने से आँखों की मसल्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट चश्मा ना लगाने से आपको ज़रूर लेज़ी आई और अम्बलाइपी हो सकता है, स्पेशली बच्चों में। ब्लू कट लेंसेज़ लगाने से आँख पूरी तरह सेफ हो जाती है, ये मिथ है कि फैक्ट? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ब्लू कट लेंस लगा के आप पूरे टाइम स्क्रीन नहीं कर सकते। ये ऐसा भी सेफ्टी नहीं देते हैं। आपको जो भी है एक लिमिट ऑफ स्क्रीन टाइम तो रखना ही पड़ेगा। एक और बिलीफ है कि आँखों की एक्सरसाइज़ करने से चश्मा उतारा जा सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आँखों में जो चश्मा होता है, वो आँखों की हुँ। आई बॉल के साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। मायोपिया में आई बॉल बड़ी है, तो चश्मा माइनस का चश्मा लगता है। हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल का साइज़ छोटा है, तो प्लस का चश्मा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्सरसाइज़ करने से चश्मा उतर जाएगा। चश्मा उतारने के लिए आपको जब नंबर स्टेबल हो जाए, तो एक लेसिक सर्जरी की ही ज़रूरत होगी। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनके अगर ड्राई आइज़ हैं, तो इसका मतलब उनके आँसू नहीं निकलेंगे। तो ये मिथ है कि फैक्ट? नहीं, ये मतलब एकदम गलत है। जब बहुत सीवियर ड्राई आई होता है तभी ऐसे प्रॉब्लम होता है कि वाटरिंग होती है। जो मॉडरेट या माइल्ड ड्राई होते हैं उनमें एक्सेसिव वाटरिंग होती है, उसको हम लोग रिफ्लेक्स लैक्रिमेशन बोलते हैं। उनमें एक्सेसिव वाटरिंग भी हो सकती है। घर में लोगों का बिलीफ होता है कि अगर जैसे आँखों में कोई डिस्कम्फ़र्ट हो रहा है, टेम्परेरी डिस्कम्फ़र्ट है, तो वो उसमें गुलाब जल या देसी घी डाल लेता है। तो ये आँखों में डालना कितना सेफ़ है? ये तो एकदम ही नहीं करना चाहिए। देसी घी इनफैक्ट कुछ पेशेंट तो अमरूद के पत्ते का रस, तुलसी के पत्ते का रस, ऐसे भी हमारे पास गाँव के पेशेंट्स आते हैं जो ये सब भी डाल के आते हैं। तो उनमें बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है और इनफैक्ट वो फंगल इन्फेक्शन लेके आते हैं। तो बिल्कुल भी आँखों में कुछ भी नहीं डालना है। गुलाब जल भी नहीं डालना है, हर चीज़ आँखों के लिए नहीं है। आपको आँखों में कुछ भी यूज़ करना है तो बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना है। अब बात करते हैं कुछ आई डिज़ीज़ेज़ की। तो सबसे पहले डॉक्टर आप मुझे बताइए कि डायबिटीज़ का आँखों से क्या कनेक्शन है? और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उनका विज़न भी जा सकता है। तो क्या ये सच है? हाँ जी, डायबिटीज़ एक्चुअली में एक बॉडी की सिस्टमिक डिज़ीज़ है, वो बॉडी के एवरी ऑर्गन को इफ़ेक्ट करती है। तो डायबिटीज़ एक वेसल्स की डिज़ीज़ है, तो ये वेसल्स को डैमेज करती है। डायबिटीज़ के पेशेंट में शुरुआती दौर में उनको पता भी नहीं रहता है, कोई सिम्पटम भी नहीं आता है और विज़न जब डिक्रीज़ होता है, तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप साल में 6 महीने में एक बार जब आप अपना किडनी का टेस्ट करवाते हैं, आप एक बार आँखों का दवा डाल के फंडस एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करवाएँ।
नॉर्मल विज़न कराने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको रेटिना में कोई डैमेज स्टार्ट हो गया। तो रेटिना का डैमेज देखने के लिए आपको दवा डाल के चेकअप कराना एकदम ज़रूरी है। ग्लूकोमा भी एक ऐसी बीमारी है जिसके इंसिडेंट्स इस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक रीज़न इसके पीछे? हाँ, अभी हम लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, पॉपुलेशन बहुत अवेयर हो गई है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग के लिए आते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जनरली मैं कहती हूँ 40 इयर्स पे एक चेकअप ज़रूर हो जाना चाहिए रिगार्डिंग ग्लूकोमा। और अगर ग्लूकोमा की डिज़ीज़ है, अगर हम लोग उस एज पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप पूरी लाइफ़ अच्छे से देख के अपना पूरा लाइफ़ आप स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिज़ीज़ आपका इंसिडेंटली डायग्नोज़ होगा एट द टाइम ऑफ योर कैटरेक्ट सर्जरी, देन हमारे पास बहुत कम टाइम होता है और बहुत सारा डैमेज हो चुका होता है। तो ग्लूकोमा का इंसिडेंस बढ़ गया है और अगर हम लोग इसको प्रॉपरली, अभी तो बहुत सारे मिसडायग्नोज़ केसेज़ हैं, अंडर डायग्नोज़ केसेज़ हैं, हमें पता ही नहीं है कि किस पेशेंट को ग्लूकोमा है, क्योंकि एवरी पेशेंट इज़ नॉट कमिंग फॉर स्क्रीनिंग। हर पेशेंट चेकअप नहीं कराता है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चेकअप नहीं कराते हैं। और अगर किसी पेशेंट को हम बोल देते हैं कि हमें आप में सस्पिशन लग रहा है, आपका कुछ ओसीटी या पेरीमेट्री कुछ हमें ग्लूकोमा का वर्कअप कराना है, तो उसमें से अप्रॉक्स 40 टू 50% पेशेंट नहीं कराना चाहते हैं चेकअप। वो स्क्रीनिंग नहीं कराना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमें अभी कैसी डिज़ीज़ हो सकती है, हमें तो पूरा दिख रहा है। जबकि ग्लूकोमा की सबसे बड़ी बात यही है कि उसमें लास्ट तक विज़न 6-6 रहता है। हम लोग बोलते हैं कि टनल विज़न रहता है, वो भी 6-6 रहता है। पेशेंट का विज़न नहीं कम होता है, जनरली पेशेंट का विज़न नहीं कम होता है, बस पेशेंट का फ़ील्ड ऑफ विज़न कम होता है, पेशेंट का फ़ील्ड ऑफ विज़न कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू होता है। तो पेशेंट को नहीं पता चलता है कि वो कब उसका विज़न कम हो गया। आप नॉर्मल चश्मा बनवाने जाएँगे, आपका विज़न 6-6 रहेगा, तो आपको लगेगा आप तो नॉर्मल हैं। डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपको ग्लूकोमा है, आपका डिस्क में डैमेज है, आपको चेंजेज़ हैं, आपको ये जाँच करानी है, आपको पेरीमेट्री कराना है, आपको ओसीटी कराना है, तो पेशेंट इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप अवेयर हो जाइए ग्लूकोमा के लिए, तो इंसिडेंस जो अभी चल रहे हैं, उससे भी ज़्यादा इंसिडेंस ग्लूकोमा का मिलेगा हमें। अच्छा, कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जो पेशेंट्स को ध्यान रखने चाहिए? जैसे जनरली अगर उनकी आँखों में रेडनेस होती है, तो ये कोई सिम्पटम है किसी इन्फेक्शन का? हाँ, रेडनेस बहुत सारी बीमारियों का सिम्पटम हो सकता है। रेडनेस आपकी नॉर्मल एलर्जी में भी हो सकता है, आपको नॉर्मल कंजक्टिवाइटिस जैसे इन्फेक्शन में भी हो सकता है और आपका यूवियाटिस जैसी बीमारी है, ग्लूकोमा जैसी बीमारी में भी रेडनेस होती है। रेडनेस बेसिकली एक सिम्पटम है जिससे रिलेटेड बहुत सारी डिज़ीज़ हो सकती हैं। तो अगर आपको रेडनेस है तो आप उसको इग्नोर ना करें, आप एक बार ज़रूर प्रॉपर चेकअप करा लें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो चश्मे की जगह कॉन्टैक्ट लेंस प्रेफ़र करते हैं। तो उस केस में क्या ये हमारी आँखों के लिए सही होता है? और अगर सही है तो फिर कौन-कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए कॉन्टैक्ट लेंस लगाते टाइम? हाँ, कॉन्टैक्ट लेंस तो लगा सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस लगाने टाइम आपको बहुत सारा ध्यान रखना है कि वो इन्फेक्ट ना हो। मतलब उनका जो सॉल्यूशन है, जिस आप जहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस रखते हैं, वो बॉक्स उसके सॉल्यूशन को चेंज करते रहें, कॉन्टैक्ट लेंस को भी चेंज करते रहें और कभी भी लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन में वियर ना करें। और कॉन्टैक्ट लेंस लगा के कभी भी सोएँ नहीं। सोने से क्या होता है कि हमारी कॉर्निया में डैमेज हो जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनका हमने ट्रांसप्लांट भी किया है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा के शादी में गए या किसी पार्टी में गए और वहाँ सो गए। तो ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको पूरा कॉर्निया हमें बदलना पड़ा। बेसिकली कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से बहुत ही बेकार इन्फेक्शन होते हैं जो आपकी कॉर्निया के लिए बहुत ही डैमेजिंग होते हैं, बहुत ही बेकार होते हैं। तो आप कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाएँ, आप यूज़ करें तो उनके साथ बहुत ही प्रिकॉशन लें, बहुत ही ध्यान रखें कि कभी आप सोएँ नहीं। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया है कि ब्राइडल मेकअप में भी लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं। तो अभी मेरे पास एक ब्राइड आई थी जिन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया था। कहीं पे पार्लर में उनको लगाया गया था और शादी के बाद तुरंत लोगों को कोई डिस्कम्फ़र्ट होता है तो वो बता भी नहीं सकते 1-2 दिन। तो उनको डिस्कम्फ़र्ट हुआ और 3-4 दिन उन्होंने इस चीज़ को हाइड कर लिया। तो आप समझिए कि 4 दिन बाद जब पेशेंट आई है तो उसकी पूरी कॉर्निया मेल्ट थी और हमें इमीडिएटली ट्रांसप्लांट के लिए सोचना पड़ा। तो आप पार्लर में जाते हैं रेडी होने के लिए, आपको कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाना है तो आप हमेशा न्यू कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करें और आप कभी भी पार्लर में वो कॉन्टैक्ट लेंस जो है वापस ना करें। वो आपसे कहेंगे कि आप इसको रिटर्न कर दीजिएगा, आप उसको रिटर्न ना करें, आप उसको डिस्कार्ड कर दें। तो हम आपकी एक अवेयरनेस से हम दूसरों को भी बचा सकते हैं। कुछ लोग जो चश्मा लगाते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, उसे हटाने के लिए वो प्रेफ़र करते हैं कि वो लासिक की सर्जरी करा लें। तो क्या ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद भी चश्मा वापस से लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है?
हाँ, सर्जरी के बाद अगर आपको 40 इयर्स के जब हो जाते हैं तो आपको प्रेस्बायोपिक ग्लासेस लगाने पड़ेंगे। तो आप 20-23 इयर्स पे ये आपका नंबर जब स्टेबल हो जाता है तो हम लोग लेसिक सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। उसके बाद 40 इयर्स पे आपको चश्मा आएगा, प्रेस्बायोपिक ग्लासेस आएँगे। बाकी आपका डिस्टेंस का चश्मा तभी आता है जब आपका कॉर्निया का जो आरएसटी है, रेसिडुअल स्ट्रोमल थिकनेस जो थी वो हम अगर कम रहती है या फिर आपके कॉर्निया में कम चांसेस होते हैं, तो एक्टेज़िया होने के बाद चश्मे का नंबर आ सकता है। तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो लासिक सर्जरी कराते हैं उसमें काफ़ी दर्द होता है, तो क्या ये सच है, ऐसा होता है? नहीं, लेसिक सर्जरी पेनफुल नहीं है, पेन नहीं होता है लेसिक सर्जरी में। वो हम लोग फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी पीआर के सर्जरी करते हैं, उनमें थोड़ा पेनफुल होता है, तो वो अलग सर्जरी है। दोनों सर्जरी डिफरेंट हैं, वो हम लोग के इंडिकेशन होते हैं कि हमें किस पेशेंट में कौन सी सर्जरी प्रेफर करनी है। तो बहुत ज़्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट नहीं होता है लेसिक सर्जरी में। और कैटरैक्ट के बारे में लोगों का बिलीफ ऐसा है कि वो जब पक जाए तभी उसका ऑपरेशन कराना सही होता है, तो क्या ये सही है, ऐसा करना चाहिए? नहीं, एकदम गलत है। कैटरेक्ट को कभी भी बहुत पकाने से आपके जो लेंस जो बैग होता है उसके जोन्स बहुत वीक हो जाते हैं, और कैटरेक्ट जब पक जाता है तो हमें पीछे का फंडस रेटिना कुछ नहीं दिख रहा होता है। आपको कैसा विज़न आएगा, आपके पीछे क्या चल रहा है रेटिना में, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। इनफैक्ट लेंस पड़ने के चांसेस भी आपके कम हो जाते हैं। तो कभी भी कैटरेक्ट को कभी भी बहुत नहीं पकाना है। एक नॉर्मल मीडियम स्टेज पे NS 2-3 स्टेज पे कैटरेक्ट हो जाना चाहिए, वो हम लोग की ग्रेडिंग होती है। बेसिकली आपका 6-18 या उससे कम विज़न है तो कैटरेक्ट सर्जरी करा लेनी चाहिए, फिर हम लोग को नहीं सोचना है। पहले के ज़माने में हाथ द्वारा ऑपरेशन होता था, तो उसमें चीरा लगा के निकालते थे, तो कितना भी हार्ड कैटरेक्ट होगा वो निकाल लेते थे, लेकिन उसमें भी डैमेज के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। जब भी आपका कैटरेक्ट ज़्यादा पका हुआ है, आपने ज़्यादा पकाया, तो उसमें कभी भी आपको कुछ भी सफ़र करना पड़ सकता है। और ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने कैटरैक्ट या फिर लासिक की सर्जरी कराई है, तो उन्हें कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? हाँ, कोई भी सर्जरी आपकी आँख में हो रही है तो आपको हमेशा पानी से बहुत बचाव करना है, आँखों पे पानी नहीं डालना है, कोई भी गंदे से कपड़े से आँख को नहीं पोंछ लेना है, कभी भी हाथ से आँखों को नहीं छूना है। नॉर्मल स्टेराइल आई वाइप्स आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आँखों को प्रॉपर क्लीन करें, और एक प्रॉपर टाइम है 15 टू 20 डेज़ का, जो एक हीलिंग का टाइम होता है। जो वुंड्स हम लोग बनाते हैं उनको हील होने में जो समय लगता है, उतने दिन आपको प्रॉपर परहेज़ करना है। अब हम बात करते हैं थोड़ी-सी डाइट और लाइफ़स्टाइल की। तो कौन-कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आँखों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और हमें लेना ही चाहिए? हाँ, आँखों के लिए आपको विटामिन ए रिच फूड्स को लेना चाहिए, और बहुत आपको डाइट हमेशा आपको अच्छा रखना चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए, स्पेशली बच्चों को तो बहुत बचाना पड़ेगा इन हैबिट्स से। हुँ। बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो एंड ऑरेंज लीफी वेजिटेबल्स को हम लोग को यूज़ करना चाहिए। और क्या ऐसा है कि विटामिन्स और सप्लीमेंट्स लेने से किसी की आईसाइट अगर कमज़ोर हो चुकी है, तो क्या वो अनडू हो सकती है कि वो वापस से चेंज होकर के ठीक हो जाएगी? सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपकी आँखों को नॉर्मल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि किसी को चश्मे का नंबर है तो आप सप्लीमेंट ले लेंगे तो उतर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैम अगर मेकअप की, जैसे अभी आपने एक पार्लर वाला इंसिडेंट बताया, तो अगर जैसे हम मेकअप की बात करें, तो जो लोग काजल या आईलाइनर लगाते हैं, तो क्या ये आँखों में लगाना सेफ़ है? हाँ, अगर आपकी आँखों में किसी चीज़ से एलर्जी है या किसी को ब्लेफराइटिस है, तो उनको वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, और कभी भी मेकअप कभी भी यूज़ करें तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, तो उनकी आँखों में काजल या सुरमा लगाया जाता है। तो ये बच्चों के लिए करना ठीक है या फिर ये नहीं करना चाहिए? नहीं, काजल नहीं लगाते हैं बच्चों में, उससे उनको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। काजल हम लोग बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि बच्चों में काजल नहीं लगाना है। अगर कोई पेशेंट फाइनेंशियली कमज़ोर है और वो अपनी आँखों का इलाज नहीं करा सकता है, तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना चल रही है जिसके अंदर वो जा सकता है? हाँ जी, अभी तो आयुष्मान भारत स्कीम है, वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है। तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप आँखों का चेकअप करा सकते हैं। आपको दवाइयाँ भी मिलती हैं और आपको स्टे भी मिलता है हॉस्पिटल में। तो कैटरेक्ट सर्जरी और आँख की जितनी भी सर्जरी हैं, सब कुछ उसमें इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके आप चेकअप करा सकते हैं। बट पेशेंट को ये बहुत बड़ा मिथ है कि वो आयुष्मान कार्ड नहीं यूज़ करते हैं।
बहुत सारे गाँव के पेशेंट आते हैं, वो आधार कार्ड से कहते हैं कि आँखें बनवा लेते हैं आयुष्मान कार्ड में, जबकि अच्छा उनको सर्विसेज़ मिलती है, फेको-विधि से ऑपरेशन होता है, 8,300 रुपए सरकार देती है हॉस्पिटल को, तो वो फिर भी आधार कार्ड से प्रेफ़र करते हैं, जिसमें SICS होता है, 2,000 रुपए गवर्नमेंट देती है, जो फ्री आई सर्जरीज़ होती हैं। तो उनको पेशेंट को लगता है कि ये पैसे हम कहीं यूज़ कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आपको ये बताना चाहूँगी कि जो जिस पैकेज में जो पैसा सरकार ने दे रखा है, वो आप उसी पैकेज में यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपनी अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, तो आप आयुष्मान कार्ड से ही अपनी आँखें बनवाइए। उसमें आपका फेको विधि से अच्छा ऑपरेशन होगा और लेंस भी बहुत अच्छा पड़ता है, उसमें कोई चीरा नहीं लगता है। तो आप वो 8,300 रुपए आपके किसी भी काम नहीं आने वाले हैं। कभी-कभी पेशेंट को लगता है कि ये पैसे हम निकाल के कहीं यूज़ कर लें, तो वो आपका एटीएम कार्ड नहीं है। आपको उस कार्ड को अपनी डिज़ीज़ में ही यूज़ करना है। बहुत सारे पेशेंट को लगता है कि हमारे पास 5 लाख की स्कीम है, तो हम इसमें 2 लाख का लेंस पड़वा लें, 1 लाख का लेंस पड़वा लें, हमें 50,000 वाला लेंस आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट ने हर डिज़ीज़ का एक पैकेज बना रखा है कि उस पैकेज में के अंतर्गत ही आपकी सर्जरी होगी। हम लोग उससे ज़्यादा पैकेज की सर्जरी नहीं कर सकते हैं। तो आपकी जो स्कीम है, आप उस स्कीम को यूज़ करिए और उसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। पेशेंट को लगता है कभी पेशेंट कहते हैं कि इस कार्ड से हमारा किराया भी आ जाएगा, हम किराया भी दे मिल जाएगा हमको। तो ऐसा नहीं है, हम लोग उससे कुछ भी पैसा हॉस्पिटल को डायरेक्ट नहीं आता है और जब आपकी सर्जरी हो जाती है, उसके कुछ दिन बाद हमें पेमेंट आता है। तो हम आपको उससे कुछ भी नहीं दे सकते हैं निकाल के। पेमेंट ना आपको निकाल के मिल सकता है, ना हमें मिल सकता है। तो ऐसी बातें बहुत सारी कन्फ्यूज़न है पेशेंट्स को कि इस चीज़ का भी पेमेंट हमें इससे मिल जाएगा। तो हम लोग जो प्रोवाइड करा सकते हैं, जो हमें गवर्नमेंट कहती है, जैसे मेडिसिन प्रोवाइड कराने हैं, आप स्टे कर रहे हैं तो आपको फूड प्रोवाइड कराना है। तो वो चीज़ें जो-जो हमें गाइडलाइंस दी गई हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग फ़ॉलो करते हैं। अब मैम आप अपने बारे में बताइए कि एक आई सर्जन का नॉर्मल वर्किंग डे कैसा होता है? हाँ, बहुत ही हेक्टिक होता है, बहुत ही बिज़ी होता है। सुबह से हम लोग को ओपीडी देखनी होती है, फिर उसके बाद उनमें से पेशेंट का सिलेक्शन होता है। फिर जो ओटी के लिए पेशेंट्स हैं, उनका ओटी करना होता है। जैसे मैं ट्रांसप्लांट भी करती हूँ, तो मुझे ट्रांसप्लांट को भी प्लान करना पड़ता है। तो हम लोग को पेशेंट्स को के लिए कॉर्निया ऑर्डर करना पड़ता है, हमें आई बैंक से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जो भी एलिजिबल पेशेंट्स हैं, उनका वेटिंग पीरियड हम लोग को वेटिंग रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है कि जो पेशेंट की लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी है। जैसे हमारे वन नाइट पेशेंट या किसी पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ है, तो वो हमारी प्रायोरिटी है, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है। और कैटरेक्ट सर्जरी कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, अनटिल अनलेस आप एकदम करेक्ट स्टेज में हैं। और अगर आपने बहुत पका लिया है, तब तो बिल्कुल अर्जेंट होता है। तो कैटरेक्ट सर्जरी को हम लोग होल्ड भी कर सकते हैं, 1-2 दिन, 3-4 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे कॉर्निया का कोई पेशेंट है और उसको कोई सीवियर इन्फेक्शन है या उसकी आँख परफोरेट हो गई है, तो वो इमीडिएट अर्जेंट सर्जरीज़ होती हैं हमारी। जैसे कोई ट्रॉमा का पेशेंट आया, उसका रिपेयर करना है, तो हम लोग को ऑन द स्पॉट तुरंत उसी दिन ओटी प्लान करना पड़ता है। फिर ओटी की सारी प्रिपरेशन करनी होती है। तो बहुत बिज़ी रह जाता है समय, बहुत कम होता है हमारे पास। फिर भी जितना संभव हो सकता है, जो भी पेशेंट्स की क्वेरीज़ होती हैं, हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि पेशेंट को टाइम दें और उनका जो भी उनके क्वेश्चन्स हैं, उनको आंसर करें। तो मैंने तो स्पेशली एक टाइम बना रखा है कि हम सुबह 9 से 10 बजे के बीच में जिन पेशेंट्स को ज़रूरत है, उनके कॉल अटेंड करते हैं। मैं खुद पर्सनली उनको एडवाइस करती हूँ और शाम को भी 9 से 10 के बीच में मैं खुद पर्सनली एडवाइस करती हूँ। लेकिन हर पेशेंट से हम बात नहीं कर सकते। जो भी रिसेप्शन का स्टाफ होता है, वो 10 बजे से 8 बजे के बीच में आपके पास अवेलेबल है। लेकिन हमारे बात करने से आपकी तकलीफ़ कम नहीं हो जाती। अगर कोई भी तकलीफ़ है, आपको पेन हो रहा है, तो आपको आके दिखाना पड़ेगा। तो आप उसको आके हॉस्पिटल में चेकअप करा लीजिए। बहुत सारे पेशेंट फ़ोन करते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, हम क्या करें? तो हम आपको सिर्फ़ यही बोल सकते हैं कि आप आके दिखा लीजिए। बात करने से हम आपकी तकलीफ़ को कम नहीं कर सकते हैं। हम देख के ही आपको सजेस्ट कर सकते हैं। आपके इतने बड़े एक्सपीरियंस में कभी कोई ऐसी सर्जरी रही जो बहुत डिफ़िकल्ट थी, पर वो इवेंचुअली सक्सेसफुल हुई? मैंने तो बहुत सारे केसेज़ ऐसे करे हैं कि मैं बहुत लार्ज ग्राफ्ट भी करे हैं ट्रांसप्लांट में 11 mm, 12 mm इंटरस्टेफाइलोमा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सर्जरी होती है। वो भी मैंने करी हैं अपने लाइफ टाइम में और अभी जो भी मेरा करियर है उसमें मैं कोई भी सर्जरी बहुत ही चैलेंजिंग होती है, मैं हर सर्जरी करती हूँ। जितने भी चैलेंजिंग केसेज़ होते हैं, बशर्ते पेशेंट हमारे
चीज़ों को समझे, वो हमें अपनी कंसेंट दे, वो सर्जरी के रिस्क और बेनिफिट दोनों चीज़ों को समझे। तो जो पेशेंट हमारे साथ खड़े रहते हैं, मैं हर सर्जरी करती हूँ। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो, मैं फुल जीए में केस करती हूँ। हम लोग को अंडर जीए लेना पड़ता है, जो भी हमारे ऐसे बहुत ही रिस्की केसेस होते हैं, उन्हें अंडर जीए लेते हैं। तो मैं सारे केसेस करती हूँ। कई बार पेशेंट मेंटली अनस्टेबल होते हैं, उनकी कैटरेक्ट सर्जरी के लिए मैं उनको सेडेट करना पड़ता है। ऐसे केसेस भी मैं करती हूँ। तो मैं सारे केसेस कर सकती हूँ, कोई भी डॉक्टर, इनफैक्ट कोई भी डॉक्टर आपके साथ है, जब आप उनके साथ हैं और आप सारी चीज़ों को समझते हुए आप कंसेंट अपनी देते हैं, तो हम लोग हर केस को करने के लिए रेडी हैं। बस ये चीज़ खराब लगती है कि जब चीज़ें आपके फ़ेवर में हैं, तो आप हमारे साथ हैं और जब कुछ भी जो चीज़ हम आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसके ये रिस्क हैं और अगर वो रिस्क इन केस आपको मिलते हैं, तो आप हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं, तो वो चीज़ हमें दुःख देती है। तो जब ऐसे सीवियर केसेज़ या रिस्की केसेज़ हम लोग करते हैं, कोई भी डॉक्टर करता है, किसी भी हॉस्पिटल में, तो अगर कोई कुछ भी ऐसे कुछ भी होता है कि कभी कुछ भी पेशेंट बोलते हैं कि वहाँ जाके ऐसे बोला, ये हुआ, कुछ भी बोलते हैं तो हमें बहुत दुःख होता है। क्योंकि हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं, रिटन में हमारे पास कंसेंट होती है। इनफैक्ट मैं हिंदी में पेशेंट से हम लोग कंसेंट लिखवाते हैं जब बहुत रिस्की केसेस आते हैं। 2-3 तरीके के कंसेंट होते हैं, हम लोग सारे ही कंसेंट करते हैं। तो उसके बाद जब कोई अगर कुछ ऐसा होता है तो बहुत गलत बात है। तो जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही क्लियर कट होनी चाहिए और हम बहुत ही क्लियर कट हैं अपनी चीज़ों में। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एमबीबीएस के बाद ऑप्थेल्मोलॉजी ऑप्ट कर रहा है, तो आप उसके लिए कोई ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहेंगी? मुझे तो अपनी ही ब्रांच बहुत अच्छी लगती है। मैं तो कहूँगी ऑप्थेल्मोलॉजी बहुत अच्छी ब्रांच है। इसमें आपको ओपीडी का भी एक्सपोज़र है, आपको सर्जिकल एक्सपोज़र भी है, ना ये प्योर क्लिनिकल ब्रांच है, ना ये प्योर सर्जिकल ब्रांच है। तो बहुत अच्छी ब्रांच है। मुझे तो आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद माय केसेस, माय सर्जरीज़ और कॉर्निया के केसेस करके तो बहुत ही सैटिस्फैक्शन मिलता है, जो पेशेंट बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, जो बोथ आई ब्लाइंड हैं। जब उनकी सर्जरी कर लेते हैं, जब वो खुद चल के दिखाने आते हैं, तो बहुत ही सैटिस्फैक्टरी लगता है। जब पेशेंट हमें ये कहते हैं कि हम आपको सुन सकते हैं, बट हम आपको एक बार देखना चाहते हैं कि आप कैसे दिखते हो। हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपको फ़ील कर रहे हैं कि आप ऐसे दिखते होगे। वो हम आपको क्या देख पाएँगे? क्या हमें इतना विज़न आ जाएगा? जैसे ट्रांसप्लांट सर्जरी हम लोग जब करते हैं, तो इमीडिएटली विज़न उतना नहीं आता है। उसमें 1 मंथ 15 डेज़ लगते हैं फुल विज़न रिकवरी में। तो उस ड्यूरेशन में जो हमारा पेशेंट के साथ कन्वर्सेशन होता है, जब पेशेंट ये कहते हैं कि हमने आज तक आपकी आवाज़ सुनी है, कितना टाइम लगेगा जब हम आपको देख पाएँगे? तो बहुत ही वो इमोशनल होता है हमारे लिए और जब वो पेशेंट 1 मंथ बाद खुद से हमें देख पाते हैं, हमें को फ़ील कर पाते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है। जब वो खुद अकेले चल के आते हैं, दिखाने के लिए, तो उससे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन किसी भी चीज़ में नहीं लगता। अब आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट पे, विच इज़ अ रैपिड फायर राउंड। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप क्विकली उनका जवाब दीजिएगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस या फिर सर्जरी? सब अपनी-अपनी नीड पे है। आप चश्मा भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ कर सकते हैं और सर्जरी भी करा सकते हैं। अगर आप चश्मे से कंफर्टेबल हैं तो चश्मा यूज़ करिए और अगर कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना है तो उसको प्रिकॉशन के साथ यूज़ करिए। और अगर आप चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस दोनों से कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप सर्जरी करा सकते हैं। लैसिक या आईसीएल? ये आपकी आँख के साइज़ पे निर्भर करता है और ये आपके वर्कअप के बाद ही पता चलेगा कि आप कौन-सी सर्जरी के लिए फिट हैं। बेसिकली आपका चश्मे का नंबर अगर कम है, तो हम लोग लेसिक में जा सकते हैं और अगर बहुत हाई नंबर है, तो आईएसएल सर्जरी की नीड होगी। एक हैबिट जो हर इंडियन को बदल देनी चाहिए? फ़ोन का यूज़। यूवी सनग्लासेस खरीदते समय क्या देखना चाहिए? बस हमें कोई भी डार्क फैंसी ग्लासेस नहीं यूज़ करने हैं, जिसमें यूवी प्रोटेक्शन रेटिंग हो, वही ग्लासेस यूज़ करने हैं। सेफ स्क्रीन टाइम अडल्ट्स के लिए कितने घंटे होने चाहिए? जितना कम यूज़ कर सकें। और एक लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी का विजन पूरी तरह से जा चुका है, तो क्या उसे रिस्टोर किया जा सकता है? बिल्कुल संभव है, अगर पेशेंट को विज़न लाइट दिखती है, कुछ भी विज़न है, तो ये बिल्कुल संभव है। अगर उनके कॉर्निया में स्कार है तो कॉर्निया को हम लोग बदल सकते हैं, इसको हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। डोनर कॉर्निया अवेलेबल है जिसको हम लगा के उनको विज़न दे सकते हैं और अगर कैटरेक्ट के कारण विज़न गया है तो वो भी संभव है। कुछ रेटिनल डिज़ीज़ हैं जो परमानेंटली डैमेज होती हैं और ग्लूकोमा जिनमें परमानेंट अगर डैमेज हो चुका है तो उनमें विज़न का रिस्टोरेशन संभव नहीं है। अगर कोई भी पर्सन सफ़र कर रहा है जिसको विज़न नहीं है, वो ब्लाइंड है, तो एक बार अपना चेकअप ज़रूर कराएँ।
हो सकता है कि उनका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कॉर्निया में स्कार हो सकता है उनको कैटरेक्ट हो सकता है उनको कोई ऐसी डिज़ीज़ हो जिससे विज़न रिस्टोरेशन संभव हो। तो आप ये चेकअप ज़रूर करा लें कि क्या आपकी विज़न रिस्टोरेशन संभव है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे फॉर द पॉडकास्ट। मुझे तो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा ये सेशन। आई होप हमारी पूरी ऑडियंस को भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके पास और कोई भी सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मैम। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।